हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बजट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। दोस्तों, बजट का एक्चुअल में मतलब होता है सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का एक हिसाब किताब, एक लेखा जोखा। दोस्तों, 2017 से पहले तक रेल बजट और यूनियन बजट को एक साथ पेश नहीं किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक ही साथ पेश किया जाने लगा। दोस्तों, बजट में मेन फोकस वैसे तो सरकार की आमदनी पर होता है, लेकिन क्योंकि आमदनी से ज्यादा खर्चा होता है और इन दोनों के डिफरेंस को ही कहा जाता है डेफिसिट यानी कि घाटा। दोस्तों, सरकार की आमदनी का जो सबसे मेन सोर्स है वो होता है टैक्स, यानी कि जो आप और हम टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल वही। दोस्तों, टैक्स दो इस तरीके के हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, वित्त मंत्री के भाषण के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो ये बताते हैं कि किस सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया गया है और सरकार की क्या योजनाएं हैं इस आने वाले साल को लेकर, और दूसरे हिस्से में ये बताया जाता है कि किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितना कर लगाया जाएगा इनकम को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, बजट का सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर और देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर एक टैक्सेस हाई हैं तो यानी कि कॉर्पोरेट्स को और जो भी कारोबार है उसमें मुनाफा कम होगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, इससे इकोनॉमी भी सुस्त पड़ सकती है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं 2023-24 के इस बजट को, और आखिर इसमें आपके और हमारे लिए क्या क्या रखा गया है। तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले पॉजिटिविटी से ही शुरुआत करते हैं। जो इस बजट की 5 सबसे पॉजिटिव चीजें लगी मुझे, अपन उससे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि 75 साल के बाद हमारी आजादी के, जिसे कहा गया है अमृत काल का, उसका ये पहला बजट है। और इस बजट में सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। अब ये हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी रेलवे है और हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसको सबसे ज्यादा एक फंड एलोकेट किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर गवर्नमेंट दे रही है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, और जो अच्छी भी है, कि इसमें एमएसएमईज और जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छी स्कीम्स लाई गई है, और जो पुरानी थी उन्हें भी एनहेंस करने की एक कोशिश दिखती है। यानी कि जो एक सरकार एक अपनी बातों में अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात करते हैं, उसकी एक थोड़ी झलक इसमें दिखती है। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक टैगलाइन इस गवर्नमेंट की बड़ी फेमस है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उस चीज को भी कहीं ना कहीं बजट में लाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है। जैसे महिलाएं, बच्चे, हमारे बुजुर्ग और आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए भी, हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई तरीके से उनको उनकी लाइफ को भी अच्छा बनाने की, उनका जो लिवलीहुड है उनको और अच्छा करने की एक कोशिश की गई है। दोस्तों, सब हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि 5 लाख से जो आय सीमा थी वो बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर 7 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि ये एक मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस बजट में यही लगा मुझे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि ये बजट इस सरकार का एक आखिरी एक पूर्ण बजट था जिसमें कुछ ना कुछ फ्री दिया जा सकता था, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री में हो। यानी कि फ्री में कुछ नहीं बांटा गया, और कहीं ना कहीं बजट को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट कोई चुनावों में फायदा लेने के लिए बनाया गया है। मतलब देख के बजट को ये नहीं लग रहा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट्स है उन्होंने, जैसे पहले बजट हम देखते हैं कि चुनाव जब आते हैं तो अक्सर बड़े बड़े वादे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं था जो देश को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। इन 5 बातों से तो बजट वैसा ही लग रहा है। दोस्तों, आइए अब थोड़ा डिटेल में कुछ और भी चीजों पे बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा बजट को ना डीपली एनालाइज करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली में ये बजट कैसे बनाया गया और हम इसे कहां-कहां खर्च करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो टोटल बजट है वो है 45 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जो 23-24 का बजट सरकार लेके आई है उसका टोटल फिगर 45 लाख करोड़ है। लेकिन दोस्तों, क्या ये 45 लाख करोड़ जो पूरी जो एक फिगर है, ये सारा इस गवर्नमेंट की इनकम है?
तो ऐसा नहीं है। इसमें से लगभग 27 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की इनकम है, यानी कि ये हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जिससे कहा जाता है टोटल रिसीव। दोस्तों जो बचा हुआ 18 लाख करोड़ है वो हमें लोन्स के जरिए दूसरे सोर्सेज से मिलने वाला है, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या फिर जो अदर सोर्सेज है उनसे, तो उनसे हम 18 लाख करोड़ रुपए लेने वाले हैं, यानी कि ये भी एक इनकम के रूप में ही काउंट किया जाता है और टोटल मिला के जो फिगर बनता है 45 लाख करोड़ रुपए बनता है और ये हमारा इस साल का बजट है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस बजट को हम खर्च कैसे करने वाले हैं। दोस्तों मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ होता है वो खर्च कि किस हिस्से में कितना खर्च किया जाएगा। दोस्तों 20 रुपए तो हम सीधा सीधा जो हमने पहले का लोन लिया हुआ है उसका ब्याज देने में ही खर्च कर देते हैं, यानी कि उस 100 में से 20% तो वहीं चला जाता है। दोस्तों उसके बाद सब्सिडीज जो गवर्नमेंट हमें देती है, यानी कि पेट्रोलियम पे, फर्टिलाइजर्स पे, उसमें लगभग 7 रुपए खर्च होते हैं और डिफेंस पे उसके बाद 8 रुपए खर्च होते हैं, यानी कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो सब्सिडीज है और जो डिफेंस है इन पे हम लगभग इक्वल खर्च कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 1% का ही फर्क है। दोस्तों जो केंद्रीय योजनाएं हैं, यानी कि जो सेंट्रल स्कीम्स है, उस पे लगभग 9 रुपए खर्च हो रहे हैं और जो सेंट्रल रीजन्स के लिए जो स्कीम है उनमें लगभग 17 रुपए खर्च हो रहे हैं। जो टैक्स में जो स्टेट का हिस्सा है उसमें लगभग 18 रुपए खर्च हो रहे हैं और जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 17 रुपए रखा गया है, यानी कि इन सभी को मिला के एक टोटल फिगर 100 का बनता है, जो कि एक तरह से यूं मानिए कि एक टोटल एक्सपेंडिचर को शो करता है कि इस बजट को हम इस जगह पे इस तरीके से खर्च करने वाले हैं। आइए दोस्तों अब कुछ और बातें भी जानते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जाननी। दोस्तों 9 साल में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है और वो आज की डेट में है 1.97 लाख रुपए, यानी कि 1,97,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है इस टाइम हमारे देश में। दोस्तों ये डबल हो चुकी है, ये हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन हम अगर इसे बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम सोचेंगे कि हम बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि अगर आप चाइना से भी कंपेयर करें तो चाइना में भी प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 लाख रुपए है और जो अमेरिका है वहां पे प्रति व्यक्ति आय लगभग 58 लाख रुपए है। ब्रिटेन में आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे प्रति व्यक्ति आय लगभग 30 लाख रुपए है। तो दोस्तों ये बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है इस चीज में कि हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन हाँ हम पहले से बेहतर स्थिति में है, हम ये कह सकते हैं। दोस्तों दूसरी एक और बात जो आपके लिए जाननी जरूरी है कि हम डिजिटल पेमेंट्स में नंबर 1 पे आ चुके हैं। ये जरूर एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी में, कि हम पहले हम डिजिटल पेमेंट्स के मामले में बहुत पीछे थे, लेकिन जब से एक तरह से एक रेवोल्यूशन जैसा हो गया है और डिजिटल पेमेंट्स के मामले में हम नंबर 1 पे आ गए। दोस्तों एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। एक 5 ट्रिलियन डॉलर का जो सपना हम लेके चल रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बहुत करीब हैं उसके, हालांकि उसमें बहुत समय लगने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, एक अच्छी बात है। दोस्तों कुछ और बातें भी हैं जो बहुत लोगों की लाइफ में मूलभूत परिवर्तन लेकर आई है, जैसे कि अगर आप मानिए पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों इसमें लगभग 48 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं जब से ये योजना शुरू हुई है तब से। दोस्तों आप ये तो कह सकते हैं कि इसमें सारे जो लोग हैं वो अकाउंट होना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनकी शायद उनको आवश्यकता नहीं है उस अकाउंट की और वो लोग सिर्फ लाभ ले रहे हैं उस अकाउंट का, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे भी हैं जो शायद कभी बैंक देख ही नहीं पाते, जो शायद कभी ये जान ही नहीं पाते कि बैंक जैसे भी कोई चीज है, लेकिन वो लोग आज उनका एक अकाउंट है और वो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं। तो ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमें और आपको ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं लगती कि बैंक में एक अकाउंट होना, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। आप एक बार इमेजिन करिए कि अगर आपका बैंक में अकाउंट ना हो तो आप डिसेबल्ड फील करेंगे खुद को। तो ये बिल्कुल वैसा ही था कि बहुत सारे लोग इस स्कीम से मेन स्ट्रीम में तो जरूर जुड़े हैं, इस बात को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों जो नौकरी पेशा लोग हैं यानी कि जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में सबसे अच्छी चीज ये रही है कि जो आय सीमा थी उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, यानी कि 7 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जानने वाली बात ये है कि ये जो लाभ है ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ही आप उठा सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा कि टैक्स रिजीम क्या है। दोस्तों 2020 से पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी, हालांकि वो अब भी चालू है और आप उसके जरिए भी टैक्स भर सकते हैं। तो टोटल 2 टैक्स रिजीम है हमारे देश में जिसके जरिए आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें सिंपल 4 स्लैब्स बनाकर एलोकेट किया हुआ है। वो स्लैब्स कौन सी है कि 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों 5 लाख से अगर 10 लाख तक आप कमा रहे हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 2020 में सरकार नई टैक्स रिजीम को लेकर आई है जिसके अंदर हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। उसमें इनकम स्लैब्स को भी बढ़ाया गया है और टैक्स रेट को कम कर दिया गया है। उसमें स्लैब्स ये है कि 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। दोस्तों ये जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके तहत है। अब इसमें चेंज क्या आया है कि जो 7 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं तो जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसमें एक नौकरी करने वालों के लिए एक फायदा ये भी है कि एक 50,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, यानी कि अगर आप 7.5 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं तो भी आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि दोस्तों ये बहुत खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 4% लोग ही टैक्स देते हैं, तो ये कोई बहुत वास्ट मेजॉरिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं लेके आएगा। लेकिन जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें फायदा जरूर होगा। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में लगभग 83% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ही आते हैं, यानी कि उनकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम ही है। तो उनके लिए एक फिगर के रूप में देखा जाए तो उनके लिए एक बेनिफिट जरूर है ये। लेकिन हमारे देश में टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए एक और अच्छी बात ये है कि इस बजट में जो लीव एनकैशमेंट थी जो हम रिटायरमेंट के टाइम लेते हैं वो लगभग 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती थी पहले, लेकिन उससे बढ़ाकर लगभग 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से यूं मान लीजिए कि वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री कर दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं फंड्स की कि किस सेक्टर को कितना फंड दिया गया है और उसके क्या मायने हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो फंड दिया गया है वो दिया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, यानी कि साफ इंडिकेट करता है कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान दे रही है और आने वाले टाइम से हमें रोड्स और ब्रिजेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक और जो हिस्टोरिक इंक्रीमेंट हुआ है रेलवे के बजट में, यानी कि रेलवे का बजट लगभग बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो यानी कि वंदे भारत जैसी और भी ट्रेन हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि रेलवे में एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें आने वाले सालों में। दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि ये शायद चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया कदम हो सकता है, उसमें ये था कि रूरल डेवलपमेंट को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को भी मिला है, और अगले साल क्योंकि देश में चुनाव है और देश की जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो गाँव में रहती है, तो आप इसे उस नजरिए से देख सकते हैं। हालांकि इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या गाँव में रहती हो, वहाँ पे गाँव का डेवलपमेंट होना जरूरी है एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो अब आप इसे दोनों पहलू देख सकते हैं कि हो सकता है ये फंड चुनावों को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया हो, लेकिन फिर भी ये सराहनीय ही होगा क्योंकि गांवों के विकास के बिना हमारे देश का विकास तो पॉसिबल नहीं है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें युवा वर्ग के लिए क्या क्या है, यानी कि यूथ के लिए क्या है इस बजट में। दोस्तों यूथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो लगी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका 4th एडिशन आने जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों मैं आपको चाइना का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। दोस्तों चाइना में इतने सारे स्किल्ड वर्कर कैसे हैं, आप यूं मानिए कि उन्होंने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए और उस प्रोग्राम के तहत कुछ कोर्सेज बनाए गए जिसमें लोगों को स्किल्ड बनाया गया। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि किसी कंपनी को पेंट बनाना है, उस पेंट बनाने वाली कंपनी को वर्कर चाहिए। तो चाइना में क्या किया उन लोगों ने कि एक 3 महीने का कोर्स डिजाइन किया जिसमें लोगों को सिखाया, और उस डिजाइन कोर्स को फिनिश करने के बाद जो वर्कर वहां से निकलेगा वो एक स्किल्ड वर्कर होगा उस कंपनी के लिए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को स्किल्ड बनाया जा सके।
दोस्तों हम हमारे देश में लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है, यानी कि एक पूल करने की कोशिश है कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोगों को वो स्किल दी जाए ताकि उन्हें जॉब्स मिल सके, ताकि जो जॉब की जो कमी है देश में, जो लोग बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी को खत्म करने का सिंपल तरीका यही है कि लोगों को स्किल्ड बनाया जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, जॉब आपको स्किल्ड होने पर ही मिलेगी। इसमें ये बात जरूर है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है कि हम एजुकेटेड होने के बाद भी स्किल्ड नहीं है, लेकिन इसे पूल करने के लिए ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि इस प्रोग्राम के तहत कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 30 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर पूरे देश में खोले जाने हैं, जो कि लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी उन जॉब्स के लिए स्किल्ड करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें तैयार करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमारा देश बहुत पीछे है और बहुत देश हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है और 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाने हैं देश में, ताकि एआई में भी नए नए इनोवेशंस किए जा सके, उससे भी बढ़ावा मिल सके। और दोस्तों साथ ही एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जानी है, जिसमें कि बहुत सारा कंटेंट होगा और आप उसे पूरे देश में कहीं भी रहकर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम साबित हो सकता है देश में जो यूथ जनता है उसके लिए, कि आप इतना सारा कंटेंट फ्री में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छी स्कीम इस बजट में मुझे लगी वो लगी महिला विकास बचत प्रमाण पत्र। दोस्तों ये स्कीम ऐसी है कि इसमें 2 लाख रुपए तक अगर कोई महिला जमा करती है तो उसे 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा और ये 1 अप्रैल से लागू होगी। दोस्तों यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किए तो आपको लगभग 2 साल बाद 2,31,000 रुपए रिटर्न में मिलेंगे। दोस्तों ये एक अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए। और जो किसान है उनके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसको कंटिन्यू रखा गया है। जो किसानों के लिए जो फंड एलोकेट था उसे 18.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर लगभग 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों किसानों के लिए एक और अच्छी चीज है कि किसानों के लिए भी स्टार्टअप्स की शुरुआत की गई है। दोस्तों जब भी आप स्टार्टअप वर्ड को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कोई फूड डिलीवरी कंपनी या जो बेंगलुरु दिल्ली की कंपनियां हैं वही आती होंगी। दोस्तों किसानों के लिए जो स्टार्टअप्स की योजना लाई गई जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन स्टार्टअप्स। दोस्तों इसके लिए अलग से फंड भी एलोकेट किया गया है। दोस्तों एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से एक ऐप भी बनाई जानी है, जिसमें कि कृषि से जुड़ी हुई सारी जानकारियां किसानों को फ्री में ही अपने मोबाइल पर देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी एम्पावर करने की कोशिश है ताकि वो भी हमारे देश की जो तरक्की है उसमें भागीदारी दे सकें। दोस्तों ये बात हुई बजट की। आप हो सकता है इसे राजनीतिक एंगल से देखने पर आपको इस बजट में कुछ ना कुछ खामियां जरूर लगे, लेकिन अगर आप एक आम भारतीय की तरह इस बजट को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें नजर आएगी जो कि देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको भी ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड